ये मतलब हम्म। इंट्यूटिवली तो पता चल जाता है, बट और यही इसका रीजन है जैसे आपने कल भी बताया, बट और कोई मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिवली इस रीजन को डिफाइन कर रखा है? और किसी रीजन से हाँ मतलब जैसे मैंने बहुत कल सा। भी मैंने कल भी तुम्हें बताया था, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फूड की प्रोडक्शन हमेशा लैंड इंटेंसिव रहेगी, चाहे जितना मर्जी लैंड का रेट बढ़ता रहे, क्योंकि फूड आप उगा ही नहीं सकते कहीं, मतलब कैसे उगाओगे? बिना लैंड के तो उग नहीं सकता ना। अगर हम एक्वापोनिक्स वाली टेक्नोलॉजी या फिर टेरेस फार्मिंग वगैरह इन सब चीजों की बातें ना करें, तो हमेशा फूड लैंड इंटेंसिव ही रहने वाला है, चाहे जितना मर्जी लैंड का प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ध्यान रखो ना। हाँ, हर गुड की प्रोडक्शन के नेचर में उसका कुछ क्रिटिकल इंपोर्टेंट क्या होता है, क्रिटिकल इंपोर्टेंट एक इनपुट होता है जो हमेशा उसके अंदर ज्यादा ही यूज होगा। बेशक उस इनपुट की कॉस्ट बढ़ती रहे, फिर भी हम एक लेवल तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसकी प्रोडक्शन में, उसके बियॉन्ड नहीं रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है बस। और इसके बाद देखो, अब मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ 10 मिनट का, और आज इसको खत्म करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले मर्केंटलिज्म देखा ट्रेड का। ठीक है, कि क्यों ब्रिटिशर्स कहते थे, वेस्टर्न नेशंस के जो इनिशियल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे कि भाई एक्सपोर्ट करो बस। इसीलिए तो इंडिया के इंपोर्ट्स पे बहुत टैरिफ लगा रखी थी। वन वे लेसेस फेयर पॉलिसी जो थी, वन वे ट्रैफिक था, मतलब उनके जो एक्सपोर्ट आएंगे हमारे देश में कोई ड्यूटी नहीं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट का सरप्लस रहेगा। ठीक है, और इससे उनको क्या मिलेगा? गोल्ड। और गोल्ड से वो क्या करेंगे? अपने देश के अंदर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, और प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन होगी, उनका जीडीपी बढ़ेगा। तो मर्केंटाइलिस्ट ने कहा था कि ट्रेड जो है नॉन जीरो सम गेम है। एक देश का फायदा ट्रेड से तभी हो सकता है जब दूसरे का नुकसान हो। फिर आया एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ का, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों देशों का गेन फ्रॉम ट्रेड अचीव कर सकते हैं अगर दोनों 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 कंट्रीज अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन को एक्सपोर्ट करें, अपने अपने जो स्पेशलाइजेशन है उस पे काम करें। फॉर एग्जांपल राजमा राइस का एग्जांपल लें, तो अगर एक कंट्री राजमा प्रोड्यूस करने में बेटर है, कम रिसोर्सेज में राजमा प्रोड्यूस करती है, तो उसे सिर्फ वो प्रोड्यूस करना चाहिए, और राइस उसको ये राजमा को प्रोड्यूस कर कर एक्सचेंज करने चाहिए उस कंट्री के साथ जो राइस को लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये था कि एक कंट्री बेटर होना चाहिए, कम रिसोर्स यूज करना चाहिए राइस में, दूसरी करनी चाहिए राजमा में, तभी गेनफुल ट्रेड होगा। लेकिन फिर रिकार्डो आया। रिकार्डो ने क्या कहा? कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव उसने कहा कि अब बेशक अगर ब्रिटेन राजमा एंड राइस दोनों लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया से, तब भी ट्रेड से क्या हो सकता है? गेन अचीव करा जा सकता है। और उसका एग्जांपल क्या था? हमारा चीज एंड वाइन वाला जो एग्जांपल था क्रूगमैन का, कि भाई अगर मेरे देश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हाफ बोतल वाइन, और उनके देश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 बॉटल ऑफ वाइन, ठीक है, चीज की प्रोडक्शन में, तो जिस देश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, मैं अगर चीज की प्रोडक्शन करूंगा तो सिर्फ आधी बोतल ऑफ वाइन मुझे छोड़ना पड़ेगा, जबकि दूसरे देश को 2 बोतल ऑफ वाइन छोड़ना पड़ेगा। तो भैया उस कंट्री को चीज प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, और दूसरी कंट्री दूसरे गुड में स्पेशलाइज करे। यहां पर हमारा यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब डिफरेंट डिफरेंट थी तो गेनफुल ट्रेड हो सकता था। और ये क्लासिकल थ्योरी थी किसकी? डेविड रिकार्डो की, रिकार्डियन मॉडल। और यहाँ पर हमने ये खतरनाक सा कर्व डिराइव करा था, रिलेटिव सप्लाई वाला, और रिलेटिव डिमांड कर्व हमारा ऐसा था, और यहाँ पर हमारी प्राइस रेशियो थी चीज अपॉन वाइन। और इससे फिर स्पेशलाइजेशन हुई थी, ये कंट्री जो है वाइन की स्पेशलाइजेशन कर रही थी, ये चीज की स्पेशलाइजेशन कर रही थी। तो अब मैं ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, आप लोग इसे रिवाइज करना। उसके बाद नियो क्लासिकल्स आए, और नियो क्लासिकल्स ने डिमांड साइड यानी इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच को भी लिया, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को भी लिया। और अब उनका जो पहला ऑफर था मॉडल का, हेक्सचर ओइलिन मॉडल था। और कल मैंने आपको ये 3 टैप्स की एनालॉजी से समझाया कि ट्रेड जो है बेसिकली बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। मेरे देश की लेबर्स की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस हो, या फिर मेरे देश के जो रिसोर्सेज यूज होने हैं एक पर्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन में, उन रिसोर्सेज में डिफरेंस हो,
ठीक है, या मेरे देश की टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से, या मेरा जो देश है कुछ ऐसे गुड की प्रोडक्शन करता हो जो हम लोग खुद नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मेरा देश कुछ ऐसे गुड की प्रोडक्शन करता हो जो हम लोग खुद नहीं कंज्यूम करते हैं, तो भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसे, उस क्या फायदा मेरे, तो क्योंकि मेरे देश में तो वो सस्ता पड़ा रहेगा तो उसे एक्सपोर्ट करा जाएगा। तो ट्रेड के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एचओ मॉडल उनमें से एक रीजन को एप्रिशिएट करता है, उसके इफेक्ट को शो करता है, और वो रीजन है डिफरेंस इन एंडोमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब दो लिए हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, दो रिसोर्सेज लिए हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो अगर दो कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जो है अबंडेंस है रिसोर्सेज की, एक देश में लेबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल, दोनों देशों में लेबर और कैपिटल है, लेकिन एक देश में लेबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल, दूसरे देश में कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर, तो दोनों को अपना अपना इंटेंसिव प्रोडक्शन वाला गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर मेरे देश में कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर, तो मुझे वो वाला गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जो कैपिटल इंटेंसिव है, और वो कौन सा है, स्टील। और अगर लेबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल, तो मुझे कौन सा प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव क्लॉथ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो एचओ मॉडल ये कहता है कि हम ट्रेड से गेन अचीव कर सकते हैं गिवन हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन डिफरेंस कर्व सिमिलर टाइप के हों, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रेड है उसका हम गेनफुल ट्रेड दोनों कंट्रीज में शो कर रहे हैं, और अगर हमें वो शो करना है तो हमें कुछ अजम्पशंस यूज करनी होंगी। तो वो जो अजम्पशंस यूज करी थी मैंने यहाँ पर, ये अजम्पशंस यूज करी थी इस डायग्राम में, आप देखो तो कि टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। अगर दो कैपिटल और एक लेबर क्लॉथ की प्रोडक्शन मेरे देश में करता है, तो उनके देश में भी दो कैपिटल और एक लेबर जो है प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए। सोचो उनके देश में अगर आधी लेबर और एक कैपिटल यूज होती हो, तो सारा गेम बदल जाएगा। बेशक फिर उनके पास लेबर कम होए, लेकिन वो सिर्फ आधी लेबर चाहिए उन्हें क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि उनके देश में क्लॉथ की प्रोडक्शन एडवांटेजियस हो, बेशक उनके पास लेबर कम हो। तो इसीलिए हमने, इस वजह से हमारा जो ट्रेड का जो गेन है और जो ट्रेड का पैटर्न है वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट कर दिया। ये एकदम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको एनालॉजी बताई, टैप 1, टैप 2, टैप 3। टैप 1 से वाटर आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, और यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, और हमें ये चेक करना है कि टैप 3 से कौन सा वाटर आ रहा है। तो हम दोनों टैप को पहले बंद करेंगे, ठीक है, फिर ताकि फिर जितना भी वाटर आएगा इसका मतलब टैप 3 से आया है। अब एचओ मॉडल जो है, एचओ थ्योरम है बेसिकली। एचओ थ्योरम ये कहता है कि एक कंट्री को वो गुड प्रोड्यूस करना चाहिए ज्यादा और एक्सपोर्ट करना चाहिए जो उस फैक्टर में इंटेंसिव है, जो फैक्टर के लिए जो रिसोर्स उसके पास अबंडेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है, इंडिया के पास लेबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल, तो मुझे क्लॉथ को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि क्लॉथ लेबर इंटेंसिव है। और यूएस के पास अगर मशीन ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर, तो उसको क्या करना चाहिए, स्टील को एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव को। और ये जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बाकी सारी टैप्स यानी बाकी सारे रीजंस ट्रेड के वो सब कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए हमने सारी चीजें कांस्टेंट कर दी, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट कर दिए। दोनों कंट्रीज में सेम टाइप की प्रेफरेंस है, 50% आप अपनी इनकम को एक कंज्यूमर क्लॉथ पे स्पेंड करता है और 50% स्टील पे स्पेंड करता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके देश के जो इंटरनल प्राइस हैं, रिसोर्सेज के प्राइस है, वो खुद चेंज हो जाएंगे उनके डिमांड के डिफरेंस की वजह से, और डिमांड रिवर्सल वाला इशू अराइज हो जाएगा। तो डिमांड रिवर्सल इशू नहीं अराइज करना था, तो इसको कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। और सप्लाई फैक्टर की वजह से हमें ट्रेड को शो करना है बेसिकली। और सप्लाई फैक्टर क्या है, रिसोर्सेस के अबंडेंस में डिफरेंस। अब ये जो अबंडेंस है ये मैंने आपको दो तरीके से समझाई थी, एक तो फिजिकल डेफिनेशन थी और एक रिलेटिव प्राइस डेफिनेशन थी, ठीक है। और फिजिकल अबंडेंस इक्वल टू रिलेटिव प्राइस डेफिनेशन होगी कब, जब ये assumptions होल्ड करेंगे, ये कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट दोनों देशों में सेम है। अगर इनमें चेंज आया तो वो डेफिनेशन डिफरेंट निकल सकती है, और ये चीज मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, और हमने एचओ थ्योरम प्रूव कर दिया था, ये सब कर लिया था हम लोगों ने। एंड में मैं एक समरी भी सुनाऊंगा आपको खत्म होने के बाद ये टॉपिक। ये एचओ मॉडल था, ठीक है। ओके, तो एचओ मॉडल में आप देख सकते हो दोनों कंट्री के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स डिफरेंट है। कंट्री 1 का देखो, जहां पर स्टील ज्यादा है, सॉरी कैपिटल ज्यादा है, वहां पर क्या बन रहा है, उसका इंटरसेप्ट देखो, वाई एक्सिस पे स्टील ज्यादा बन रहा है, क्लॉथ कम बन रहा है। और जहां पर लेबर ज्यादा है कंट्री 2 के अंदर, तो वो कौन सा गुड ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, लेबर इंटेंसिव, तो क्लॉथ ज्यादा है, स्टील कम है। अब ये दोनों कंट्रीज अगर अपने अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर गिवन सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसीलिए दोनों का कॉमन आईसी ड्रॉ करा गया, दोनों का कॉमन आईसी ड्रॉ करा गया। अगर ये अपनी प्रोडक्शन अपने देश के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से और अपनी एंडोमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, तो इस कंट्री के अंदर क्लॉथ जो रिलेटिव प्राइस होगा क्लॉथ का एज कंपेयर टू पीसी अपॉन पीएस स्टील, कंट्री 2 में ये होगा, ये डॉटेड लाइन, ये रिलेटिव प्राइस। और दूसरी कंट्री में जहां पर ऑब्वियसली स्टील ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिलेटिव प्राइस क्लॉथ का स्टीपर। हेलो 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 हेलो, यस Yes, sir. तो ये क्या देख रहे हो आप, जब क्लॉथ की ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्लॉथ का प्राइस कंपेयर्ड टू स्टील क्या होगा, क्लॉथ की ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्लॉथ का प्राइस कंपेयर्ड टू स्टील क्या होगा, कम होगा ना, नहीं कम होगा ना, सप्लाई ज्यादा है ना, सप्लाई ज्यादा है, तो फ्लैटर प्राइस रेशो बन रही है इसकी, ठीक है। और दूसरे देश में क्लॉथ कम है और स्टील ज्यादा है, तो जब क्लॉथ कम है तो उसका प्राइस कंपेयर टू स्टील ज्यादा होगा ना, तो स्टीपर बन रही है। अब जब दोनों देशों में अलग अलग रिलेटिव प्राइस पर स्टील और क्लॉथ बिक रहे हैं, तो क्यों ना ट्रेड करा जाए। मेरे देश में जो स्टील ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम थी, तो क्लॉथ मेरे देश में महंगा मिलता है, तो क्यों ना मैं दूसरी कंट्री से क्लॉथ लूं और उसको स्टील बेच दूं। जब मैं ऐसा करूंगा, और मैं ऐसा कब तक करूंगा, जब तक ये रिलेटिव प्राइस जो दूसरी कंट्री में है मेरे रिलेटिव प्राइस के बराबर ना आ जाए। जब ये बराबर आ जाएगा तो ये एक कॉमन डॉटेड लाइन यानी बजट लाइन बनेगी, और जब ये कॉमन डॉटेड लाइन बनेगी तो हम लोगों ने क्या देखा था, तो जो मेरे कंज्यूमर्स हैं क्योंकि दोनों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है, तो ये आईसीस दोनों के कॉमन है, तो मेरे जो दोनों कंट्रीज के जो कंज्यूमर्स हैं वो आईसी नॉट ये वाले सेटिस्फेक्शन से हायर लेवल सेटिस्फेक्शन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को 50-50, क्लॉथ 50 स्टील 50, दोनों को 50-50 कंज्यूम करना पसंद है। लेकिन जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो जो कंट्री क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस करती थी वहां के कंज्यूमर बेचारे क्लोथ ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, जबकि चाहते तो वो थे कि कंपैरेटिवली स्टील को भी थोड़ा और ज्यादा कंज्यूम करें, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि स्टील उनकी कंट्री में महंगा था कंपेयर्ड टू क्लॉथ, और दूसरी कंट्री में ऐसा अपोजिट था। लेकिन जब दोनों ने ट्रेड करा तो दोनों के जो कस्टमर्स थे, उन दोनों कस्टमर्स को उनके देश में जो जो महंगी चीज थी दूसरे देश से सस्ती मिल गई। मेरे को स्टील सस्ता मिल गया, उनको मेरा क्लॉथ सस्ता मिल गया। जब तक के दोनों का प्राइस रेशो कन्वर्ज नहीं हुआ, ये ट्रेड चलता रहा, और इस पॉइंट पर फिर हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पर जब ट्रेड होता है तो कंजम्पशन का लेवल डिफरेंट है और प्रोडक्शन का डिफरेंट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री 1 जो कि कैपिटल अबंडेंट है और जो स्टील प्रोड्यूस करती है, तो देखो वो प्रोडक्शन करेगी ये वाली क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ और ये वाली क्वांटिटी ऑफ स्टील, लेकिन कंज्यूम क्या कर रही है, ये वाली क्वांटिटी ऑफ स्टील और ये वाली क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ। तो इसका मतलब इसने क्या करा है, जब प्रोडक्शन क्लॉथ की कम करी और कंजम्पशन कैसे ज्यादा कर रही है, वो क्या कर रही है, ये वाला क्लॉथ खरीद रही है इतना स्टील बेचकर, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कंट्री कर रही है, और दोनों को ऐसे म्यूचुअल
गेन हो रहा है ट्रेड से। ये हमारा एचओ मॉडल था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जब सारी चीजें करेक्ट थी, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन करना था, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, यस सर, समझ आ रहा है अभी तक, कोई दिक्कत है? यस ठीक है। सर। अब फैक्टर क्या है प्रोडक्शन के, वेज, लेबर और कैपिटल, ठीक है। जब लेबर और कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो हमें क्या करना है बताओ। हाँ, फैक्टर प्राइस, आपको लगता है कि अगर मेरे देश में, मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं ताकि आपकी इंट्यूशन बढ़िया डेवलप हो, यहां पर दोनों के ट्रेड करने से रिलेटिव प्राइस, मेरे देश का क्लोथ का अपॉन स्टील का रिलेटिव प्राइस दूसरी कंट्री के बराबर हो गया, जब तक ऐसा नहीं हुआ तो यानी मेरे देश के लोगों को स्टील सस्ता मिल रहा था दूसरी कंट्री से, तो हम लोग वहां से ट्रेड करते रहे, हम वहां से स्टील इंपोर्ट करते रहे, और दूसरे देश के लोगों को क्लोथ सस्ता मिल रहा था मेरे देश की प्रोडक्शन की हेल्प से, क्योंकि हमारे पास लेबर ज्यादा थी, तो हम लोग क्लोथ एक्सपोर्ट करते रहे। और ये ट्रेड जब तक चलता रहा जब दोनों कंट्रीज में बराबर प्राइस रेशो नहीं हो गई। तो यहाँ पर एचओ मॉडल ये कहता है कि दोनों कंट्रीज में गेनफुल ट्रेड होगा, और वो कंट्री वो वाला गुड एक्सपोर्ट करेगी जो जो उसके पास अबंडेंट है, और जिसकी इंटेंसिव, जो ज्यादा इंटेंसिवली यूज होता है गुड, गिवन गुड में, कोई भी क्लॉथ में अगर लेबर ज्यादा यूज होती है और मेरे पास लेबर अबंडेंट कंट्री हूँ, लेबर ज्यादा है, तो मैं लेबर ही एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और ये ट्रेड जब तक होएगा जब तक दोनों देशों में रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ और स्टील का बराबर ना हो जाए। तो ये तो एक बात हो गई, एक थ्योरम हो गया ये एचओ मॉडल का। सेकंड थ्योरम ये है, सेकंड थ्योरम ये कहता है कि ये जो W अपॉन R है ना, मेरे देश में W अपॉन R डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे देश में लेबर ज्यादा थी और कैपिटल कम थी, तो हो सकता है कि मेरा न्यूमरेटर कम होगा, वेज कम होगी, सरप्लस लेबर है, और रेंट ज्यादा होगा क्योंकि कैपिटल कम है, ठीक है। तो ये जो है लो है। दूसरी कंट्री में उल्टी सिचुएशन है, वहां पर वेज ज्यादा होगी और हेलो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो